Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about William Wordsworth, who is well known as romantic poet, nature poet, lake poet. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 टू 1850, इनके बारे में आप लोग सुने तो होंगे ही. थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में. He was born in 1770 at Cockermouth, Cumberland. His father was John Wordsworth, a legal representative, and mother was Anne Cookson. इनका जन्म 1770 में कॉकरमाउथ कुंबरलैंड में होता है. इनके फादर जॉन वर्ड्सवर्थ थे और इनकी मदर एन कुकसन. इनके फादर लीगल रिप्रेजेंटेटिव का वर्क करते थे और इस वजह से ज़्यादातर उनको घर से बाहर ही रहना पड़ता था. ही वॉज सेकेंड एमॉन्ग हिज 5 सिबलिंग्स. तो ये अपने 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे थे. एज ए चाइल्ड ही वॉज ऑफ अ मूडी एंड वायलेंट टेम्पर. ऐसे तो अगर देखा जाए तो वर्ड्सवर्थ नेचर पोइट के रूप में फेमस है और इनको देख के, इनके पोइट्रीज को पढ़ के लगता होगा कि काफ़ी ये शांत स्वभाव के रहे होंगे. बट बचपन में ये बहुत ही मूडी और वायलेंट टेम्पर वाले थे. वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यूट एज ए राइटर इन 1787 व्हेन ही पब्लिश्ड अ सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन. इन्होंने अपनी राइटिंग कैरियर स्टार्ट की थी 1787 में और एक सोनेट लिखा था जो यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश्ड हुआ था. दैट सेम ईयर ही अटेंडेड सेंट कॉलेज कैम्ब्रिज एंड गॉट BA डिग्री इन 1791. और उसी समय ये कैम्ब्रिज में सेंट कॉलेज अटेंड करते हैं और वहाँ से 1791 में BA की डिग्री क्या करते हैं, लेते हैं. तो सोचिए, BA की डिग्री लेने से पहले इन्होंने अपनी राइटिंग कैरियर उसको स्टार्ट कर दिया था. ही वॉज पोएट लॉरेट फ्रॉम 1847 अंटिल हिज डेथ इन 1850. आफ्टर रॉबर्ट साउदी ही वॉज सक्सीडेड बाय टेनिसन. ये पोएट लॉरेट बनते हैं 1843 में रॉबर्ट साउदी की डेथ के बाद. और इनके डेथ के बाद 1850 में जब इनकी डेथ होती है तो इसके बाद कौन बनता है, अल्फ्रेड टेनिसन पोएट लॉरेट बनते हैं. तो इस तरह का सक्सेशन भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस पूछा भी गया इससे रिलेटेड. हिज लाइफ डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स. इनकी जो लाइफ है 4 पीरियड्स में डिवाइड है. कैसे? हिज चाइल्डहुड एंड यूथ इन द कुंबरलैंड हिल्स फ्रॉम 1770 टू 1787. तो इनका बचपन जो है कुंबरलैंड में बीता है और फर्स्ट जो इनका एज है वो 70 का है और कब तक चलता है, 1787 तक चलता है इनका ये टाइम. नेक्स्ट जो इनकी पीरियड है, अ पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, इंक्लूडिंग हिज यूनिवर्सिटी लाइफ एट कैम्ब्रिज, हिज ट्रेवल्स अब्रॉड एंड हिज रिवोल्यूशनरी एक्सपीरियंस फ्रॉम 1787 टू 1797. अब देखिए, जो इनका सेकंड पीरियड है, फर्स्ट पीरियड क्या होता है, चाइल्डहुड और यूथ वाली पीरियड होती है और सेकंड पीरियड जो होती है इनका थोड़ा सा मैच्योरिटी वाली पीरियड होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, स्टॉर्म, स्ट्रेस, इस तरह की चीज़ें इनके माइंड में चल रहा होता है. इनकी यूनिवर्सिटी लाइफ उसी टाइम में इनका स्पेंड होता है. ये फॉरेन ट्रेवल करने भी जाते हैं, जैसे फ्रांस चले जाते हैं 2 बार. और उस समय इनका जो एक्सपीरियंस होता है वो रिवोल्यूशनरी एक्सपीरियंस ये गेन करती है अपने लाइफ के सेकेंड पीरियड में. और इनके लाइफ के जो सेकेंड पीरियड है वो कब से कब तक है, 1787 से 1797 तक. तो इस तरह से इनके जो एक्चुअली इनके लाइफ के डिवाइड होने का मतलब क्या है, जो लाइफ है वो 4 पीरियड्स में डिवाइड हुआ है. क्यों? क्योंकि इन्होंने हर पीरियड में इनका जो कनेक्शन रहा है नेचर को लेकर वो रिप्रेजेंट करता है कि ये चाइल्डहुड में नेचर को किस तरह से देखते थे, किस नज़र से वो फील करते थे, देखते थे, और सेकेंड पीरियड में फिर कैसे ह्यूमन बीइंग को, नेचर को, एवरीथिंग को कैसे, किस नज़रिए से देखा करते थे. तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है. दैट इज़ वाई ये डिवाइड हुआ है 4 पीरियड्स में. अ शॉर्ट एंड सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ फाइंडिंग हिमसेल्फ एंड हिज वर्क फ्रॉम 1797 टू 1799. ये जो इनका थर्ड पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड रहा है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस पीरियड में ये अपने आप को समझ पाते हैं कि ये क्या चीज़ है. मतलब एक होता है ना कि हम अपने आप को भी समझ नहीं पाते हैं अक्सर और हम उल्टी सीधी डिसीज़न लाइफ में लेते रहते हैं. तो इन्होंने इस टाइम पीरियड में खुद को समझा है, अपने वर्क को समझा है
और साथ ही इनका इम्पोर्टेंट वर्क भी इसी टाइम पीरियड में क्या होता है, पब्लिश्ड होता है, इनका लिरिकल बैलेड 1798 में। तो ये जो इनका टाइम पीरियड है जस्ट फॉर 2 years, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। A long period of retirement in the northern lake region where he was born and where for full half century he lived so close to nature that her influence is reflected in all his poetry। फिर उसके बाद इनका जो 4th पीरियड होता है वो सबसे लंबा पीरियड होता है, अबाउट हाफ सेंचुरी का पीरियड होता है, और ये चले जाते हैं लेक रीजन में रहने के लिए जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। एक्चुअली जहाँ इनका जन्म हुआ था वो नेचुरली बहुत ही रिच एरिया होता है और वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स वगैरह एवरीथिंग देखने को मिलता है। तो ये वापस फिर उसी एरिया में चले जाते रहने के लिए, और इस वजह से इनके हर वर्क में नेचर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा और इनका जो लगाव नेचर के प्रति होता है वो ऑसम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस पीरियड, और इस वजह से इनको लेक पोएट के रूप में भी जाना जाता है। 4 रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर पोएम। वर्ड्सवर्थ ने जितने भी नेचर पोएम्स लिखे हैं उसमें क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे जितने भी वर्ड्सवर्थ के नेचर पोएम से। देखते हैं वो क्या क्या है। वर्ड्सवर्थ इज़ अ सेंसिटिव एज ए बैरोमीटर टू एवरी सटल चेंज इन द वर्ल्ड अबाउट हिम। वर्ड्सवर्थ को क्या कहा गया है, सेंसिटिव है बैरोमीटर की तरह। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड और उनके आसपास की जो दुनिया होती है उसमें जो भी चेंजेस होता है, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी चेंजेस क्यों नहीं, उसे वो मार्क कर लेते हैं। उनका माइंड उस चेंजेस को क्या कर लेता, पढ़ लेता है, फील कर लेते हैं। सेकेंड थिंग, ही गिव्स द बर्ड एंड द फ्लावर, द विंड एंड द ट्री एंड द रिवर जस्ट एज दे आर and is content to let them speak their own message। वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, नेचर में उनको जो भी कुछ दिखाई देता है, बर्ड्स, फ्लावर्स, विंड, ट्री, रिवर, एवरीथिंग, वाटरफॉल, सब कुछ जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उसको उसी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं जिस फॉर्म में वो हमें दिखाई देता है। मतलब कहने का ये है कि जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई देता बिल्कुल एज इट इज़ वर्ड्सवर्थ अपने पोएट्री के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं उन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को, और साथ ही वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं ह्यूमन बींग से, उस मैसेज को भी वो एज इट इज़ रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा इस वजह से हो पाया है उनके साथ क्योंकि उन्होंने अपना जो जीवन है, अपनी लाइफ है, उसका एक लंबा समय उन्होंने नेचर के साथ बिताया है। और जब आप किसी के साथ एक लॉन्ग पीरियड क्या करते हो, स्पेंड करते हो, तो आप उस चीज़ के बारे में सब कुछ जान जाते हो। तो वही यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने जब लंबी टाइम अपना गुजारा है नेचर के साथ, तो उस वजह से वो नेचर की हर बारीकी को समझ सके थे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ही हैड नॉट ओनली साइट बट इनसाइट, दैट इज he not only sees clearly and describes accurately but penetrates to the heart of things। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको विज़न मिला हुआ था, साइट मिला हुआ था, बस अपनी नज़रों से नहीं देखते, बल्कि इनसाइट, जो उनकी इनसाइट थी, समझ थी, उससे वो क्या करते थे, हर चीज़ को देखते तो थे ही, साथ ही उसके अंदर तक डीपली क्या करते थे, उस चीज़ के अंदर तक डीपली डाइव करते थे। एक तरह से होता है ना ओशन में पूरा अंदर तक डुबकी लगा लेना, तो उस तरह से वो डुबकी लगाकर उस चीज़ के अंदर एंट्री करके वो देखते थे उस चीज़ के बारे में कि एक्चुअली वो चीज़ है क्या। जस्ट लाइक फ्लावर, तो फ्लावर क्या चीज़ है, फ्लावर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज इट इज़, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इनकी इनसाइट जो थी दैट इज़ ऑसम हैविंग नेचर। द लाइफ ऑफ नेचर इज़ रिकग्नाइज्ड एवरीवेयर। और इन्होंने हर जगह जो नेचर की लाइफ है, मीन्स प्रेजेंस ऑफ नेचर है, उसको इन्होंने रियलाइज़ किया है। इनको लगता है कि नेचर इज़ एवरीथिंग फॉर हिम और नॉट ओनली फॉर हिम, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। इनको लगता है कि नेचर क्या है, हमारे लिए प्रीचर है, हमारे लिए गाइड है, टीचर है, सब कुछ इन्होंने कहा है। नेचर को अपना गाइड बना लिया, अपना मदर बना लिया, अपना प्रीचर बना लिया, अपना टीचर बना लिया। तो इनके कहने का मतलब है कि नेचर की जो प्रेजेंस है एवरीवेयर है। तो ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके नेचर पोएम्स में आपको देखने को मिलेगा, और इसे समझकर आप वर्ड्सवर्थ का जो
एक तरह से सिस्टम है नेचर पोएम को लिखने का, वो सिस्टम आप समझ सकते हैं कि क्यों उन्होंने इस तरह से जो नेचर पोएम्स है वो लिखा है। 4 डॉक्ट्राइन्स ऑफ पोएम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब यहाँ पे ह्यूमन लाइफ के बारे में भी ये काफ़ी क्लोज रहे हैं, तो जो भी इनके पोएम्स है ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड 4 डॉक्ट्राइन्स है जो आपको इनके उन पोएम्स में देखने को मिलेगा जो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज, इन चाइल्डहुड मैन इज सेंसिटिव एज अ विंड, हार्प टू ऑल नेचुरल इन्फ्लुएंसेस, ही इज एन एपिटोम ऑफ द ग्लैडनेस एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि जो बचपन में होता है ना, लोग कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, एज ए विंड की तरह, हवा की तरह काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। ऑल नेचुरल इन्फ्लुएंसेस, सारे जो नेचुरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो देखने को मिलेगा। ही इज़ एन एपिटोम ऑफ द ग्लैडनेस एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसा लगता है जैसे वो बचपन में जो मैन होता है वो कैसा होता है कि वो पूरा जो उसके अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ और हैप्पीनेस ही भरा हुआ है, वो बिल्कुल खुशियों से भरा हुआ कोई पोटली हो, इस तरह से वो नज़र आता है। बिकॉज चाइल्डहुड क्या कहा जाता है, बेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। तो जहाँ पे कोई टेंशन नहीं होता है, बच्चा क्या कहता है, बस उसको खाना खेलना होता है। तो इस वजह से जो चाइल्डहुड होता है वहाँ पे बच्चे के अंदर बस ग्लैडनेस और जो ब्यूटी होती है, वो वर्ल्ड की जो ब्यूटी होती है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है। सेकेंड पॉइंट, द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स एंड प्लेजर ऑफ चाइल्डहुड आर द ट्रू स्टैंडर्ड्स ऑफ अ मैन्स हैप्पीनेस इन दिस लाइफ। ऑल आर्टिफिशियल प्लेजर्स सून ग्रो टायरसम। अब जो बचपन में जो ग्लैडनेस, जो ब्यूटी नज़र आती थी ना, वो सब बड़े होने के बाद क्या होता है, वो प्लेजर जो है ना चेंज होने लगते हैं। अब जो नेचर के इंस्टिंक्ट और जो नेचुरल इंस्टिंक्ट और प्लेजर होता है बचपन का, वो चीज़ उसका स्टैंडर्ड जो है ना थोड़ा चेंज हो जाता है। अब उसके खुश होने के तरीके बदल जाते हैं, उसके जीने के तरीके बदल जाते हैं, और जो भी आर्टिफिशियलिटी होती है वो सब कुछ क्या हो जाता है, वो टायरसम लगने लगता है यार ये कितना थका हुआ है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो चीज़ें एट द टाइम बहुत उसको खुशियाँ दे रही थी बचपन में, चाइल्डहुड में, ज़रूर नहीं है कि वो यंग हो तो उसे सेम खुशियाँ उसी वे में मिले उन चीज़ों से। The truth of humanity, that is the common life which labors and loves and shares the general heritage of smiles and tears, is the only subject of permanent literary interest. The truth of humanity, fourth doctrine जो है वो truth of humanity है, मतलब the common life which labors and loves and shares the general heritage of smiles। वो आम जिंदगी जो मतलब उनकी क्या है, जो भी उनका मेहनत है, जो लव्स है, जो सीयर्स है, वो क्या है, उनके स्माइल का एक जनरल हेरिटेज, उनके आंसुओं का, उनके स्माइल का, इज़ द ओनली सब्जेक्ट ऑफ परमानेंट लिटरेरी इंटरेस्ट। तो इनके कहने का मतलब जो आम लोग होते हैं ना, उनकी जो खुशियाँ होती हैं, उनके जो टीयर्स होते हैं, वही उसी में सारे लिटरेरी इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब लिटरेरी इंटरेस्ट का वो मेन सब्जेक्ट है कॉमन लाइफ and every events which happen in common life. Next one is, to this natural philosophy of man, Wordsworth adds the result of his own belief that in every natural object there is a reflection of the living God. अब देखिए नेक्स्ट जो इनकी फिलॉसफी है ह्यूमन बीइंग को लेकर, उसमें ये क्या बताते हैं कि एक मिस्टिक एलिमेंट ऐड करते हैं और कहते हैं कि जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं इस वर्ल्ड में, हर कहीं ना कहीं आपको गॉड की प्रेजेंस नज़र आएगी। आपको जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे गॉड की प्रेजेंस आप फील कर सकेंगे। तो ये रहे 4 डॉक्ट्राइन्स ऑफ पोएम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ वर्ड्सवर्थ। नाउ in 1793, Wordsworth published his first collection of poems, an evening walk and descriptive sketches. 1793 में वर्ड्सवर्थ अपने पोएम का पहला कलेक्शन पब्लिश करवाते हैं और उसका टाइटल है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। इन 1795 होगा यहाँ पे। 1795 he received a legacy of 900 pounds from Wesley Calvert
and became able to pursue his career as a poet. एक्चुअली इनको 1795 में 900 पाउंड मिलता है किसकी तरफ से, रेस्ले कैल्वर्ट की तरफ से एक लिगेसी के रूप में, और उसी पैसे की वजह से ये अपनी लाइफ को एक पोएट के कैरियर फॉर्म में क्या कर पाते हैं, कन्वर्ट कर पाते हैं, मतलब एक पोएट के कैरियर को ये आगे कैरी ऑन कर पाते हैं। इन 19 वंस अगेन इट्स मिस प्रिंट 17 होगा। 1795 he met Samuel Taylor Coleridge in Somerset and both became close friend. एस.टी. कॉलरिज से इनकी मुलाकात होती है 1795 में, कहाँ पे, समरसेट में, और सिंस देन दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। 2 साल के लिए 1795 से ये और इनके जो सिस्टर डोरोथी हैं, जिनके बहुत ही क्लोज ये रहे हैं, ये दोनों लोग रेसडाउन हाउस डॉर्सेट में रहने लगते हैं। टुगेदर वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज published lyrical ballad in 1798 which launched romantic period in the history of English literature. वर्ड्सवर्थ और कॉलिस दोनों लोगों ने मिलकर 1798 में लिरिकल बैलेड का पहला वॉल्यूम लॉन्च किया और वहीं से रोमांटिक पीरियड की स्टार्ट हो जाती है इंग्लिश लिटरेचर में। लेकिन जो लिरिकल बैलेड का 1798 का वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम पर किसी का नाम नहीं होता है, न वर्ड्सवर्थ का न कॉलरिज का। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं वर्ड्सवर्थ को लेकर। बिटवीन 1795 to 97 वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली प्ले वर्स ट्रेजेडी द बॉर्डरर्स। इसके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि वर्ड्सवर्थ ने एक ट्रेजिक प्ले भी लिखा था जिसका नाम है द बॉर्डरर्स, और ये वर्स फॉर्म में है। कब इन्होंने लिखा था 1795 से 97 में। हिज मैग्नम ऑपस इज जनरली कंसिडर्ड द प्रील्यूड 1850 द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट इपिक पोएम है द प्रील्यूड, जो कि 1850 में इनके डेथ के बाद पब्लिश्ड होता है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। इससे मैग्नम ऑपस कहा जाता है वर्ड्सवर्थ का। ही बिकेम टॉरी एंड स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या कर लिए थे, टॉरी पार्टी जो थी इंग्लैंड में उसको ज्वाइन कर लिए थे और स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए थे। ही वॉज बरीड एट चर्चयार्ड ग्रासमेयर। इनको बरीड किया जाता है चर्चयार्ड ग्रासमेयर में, और जो ये टॉरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और पोएट लॉरेट बन जाते हैं, स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाते हैं और लेटर ऑन पोएट लॉरेट। तो ब्राउनिंग इनसे दुखी हो जाते हैं और ब्राउनिंग ने अपने वर्क द लॉस्ट लीडर में इनके लिए कुछ कहा है। क्या कहा है? जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक ऑन इन हिज कोट। तो सिर्फ हैंडफुल ऑफ सिल्वर की वजह से इन्होंने हमें हमारा साथ छोड़ दिया और अपने कोट में एक रिबन लगाने के लिए, मतलब एक जस्ट पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। ब्राउनिंग का ये कहना था। थियरी ऑफ पोएट्री, ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन, फिल्ट्रेशन, कंपोजिशन। वर्ड्सवर्थ की जो थियरी ऑफ पोएट्री है उसमें ऑब्जर्वेशन शामिल है, रिकलेक्शन है, फिल्ट्रेशन है, कंपोजिशन है। कहीं ना कहीं जब तक आप नेचर को ऑब्जर्व नहीं करोगे आप कैसे उससे रिलेटेड कुछ लिख पाओगे। रिकलेक्शन, जैसे इनके एक वर्क है ओडान जो इमोर्टेलिटी वाला पोएम है, उसमें इन्होंने क्या किया, रिकलेक्शन किया, अपनी यादों को रिकलेक्ट किया। फिल्ट्रेशन जो भी हमारी मेमोरी होती है वो क्या होती है, फिल्टर होकर धीरे धीरे हमारे साथ आती है। कंपोजिशन, एंड देन उन चीज़ों उनको क्या किया जाता है, कंपोज किया जाता है। तो जो रिकलेक्शन होता है वो फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद वो कंपोज होता है। द प्रील्यूड 1850। थोड़ा सा प्रील्यूड के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। प्रील्यूड को दूसरे टाइटल के से भी जाना जाता है, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। तो इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि प्रील्यूड का दूसरा टाइटल क्या है, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। एक्चुअली द प्रील्यूड जो वर्क है इसमें इनके जो वर्ड्सवर्थ के माइंड में जो भी ग्रोथ हुआ है, मतलब जो मैच्योरिटी इन्होंने टाइम टू टाइम गेन किया है, इनका कनेक्शन नेचर के साथ जो कनेक्शन रहा है उससे रिलेटेड जो इनके अंदर मैच्योरिटी आई उसी को इसमें इन्होंने प्रेजेंट किया है। ये ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ वर्क है। ही बिगेन इट इन 1798 एट द एज ऑफ 28 एंड कंटिन्यूड टू वर्क ऑन इट थ्रू आउट हिज लाइफ। और बहुत अर्ली एज में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, जब ये 28 ईयर्स के थे 1798 में, तभी से प्रील्यूड लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने प्रील्यूड को टाइटल दिया ही नहीं, इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने प्रील्यूड टाइटल दिया है, बिकॉज टाइटल देने से पहले ही इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो प्रील्यूड जो है इनके डेथ के बाद पब्लिश होता है, और पब्लिश्ड भी कौन कराता है, इनकी वाइफ मैरी हचिंसन। प्रील्यूड का थीम देख लेते हैं। इट रिलेट्स वर्ड्सवर्थ लव ऑफ नेचर एंड ब्यूटी। ये इनका जो नेचर और ब्यूटी को लेकर जो इनका अफेक्शन रहा है वो प्रेजेंट करता है प्रील्यूड में। इट्स इम्पोर्टेंस इन हिज लाइफ, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है इनके लाइफ में। देन इट डील्स विथ हिज डी कनेक्शन फ्रॉम नेचर एंड एंड्स विथ हिज रिकनेक्शन विथ नेचर। प्रील्यूड में इन्होंने ये भी शो किया है कि एक समय था जब ये नेचर से दूर हो गए थे, डी कनेक्ट हो गए थे, फिर एक टाइम आता है ये नेचर से फिर से रिकनेक्ट हो जाते हैं। तो ये सारे जो डेवलपमेंट इनके माइंड का होता है, स्टेज बाय स्टेज इनके माइंड का जो डेवलपमेंट होता है वो चीज़ें प्रील्यूड में देखा जाता है। इसी वजह से इसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कहा गया है। वर्ड्सवर्थ थीम इंक्लूड नेचर्स ग्रेट सिग्निफिकेंस टू ह्यूमन काइंड देन सिंपली टू एस्थेटिक ब्यूटी। वर्ड्सवर्थ का जो भी वर्क्स रहे हैं उसके थीम्स क्या होते हैं, नेचर का जो सिग्निफिकेंट होता है ह्यूमन बीइंग को लेकर, कि नेचर कितना इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ इन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस नेचर की जो एस्थेटिक ब्यूटी है उसको प्रेजेंट किया है, बल्कि जो नेचर की इनर ब्यूटी है उसको इन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। द टोन ऑफ इट इज़ जेंटल एंड रिफ्लेक्टिव। प्रील्यूड का जो टोन है काफ़ी जेंटल और रिफ्लेक्टिव है। अब चूँकि ये इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल इपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स। अब ये इपिक पोएम है और इसमें ये ब्लैंक वर्स में है, तो जनरली जो भी नरेटिव और एपिक पोएम्स होते हैं वो ब्लैंक वर्स में ही होते हैं, बिकॉज इतने लंबे वर्क का राइम इसकी मैच करना इट्स नॉट ईजी। द प्रील्यूड हैज़ 14 सेक्शन और बुक्स। प्रील्यूड्स के कितने सेक्शंस हैं या प्रील्यूड्स कितने बुक्स में है, तो 14 बुक्स में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ रिकॉल दिस फैक्ट। हियर सम इम्पोर्टेंट लाइन फ्रॉम प्रील्यूड। प्रील्यूड से ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है तो उसको देख लेते हैं। ब्लिस इट वॉज इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। ये क्वेश्चंस आ चुका है इससे रिलेटेड, ये लाइन्स कहाँ से लिया गया है। आई हैड melancholy thoughts, a strangeness in my mind, a feeling that I was not for that hour nor for that place. The earth was all before me, with a heart joyous nor a secret at its own liberty. Be nothing better than a wandering cloud, I cannot miss my way. और देख लेते हैं। And I was thought to feel perhaps too much the self-sufficient power of solitude. Duty were our games. Go to the poets, they will speak the more perfectly of purer creatures. Feeling comes in aid of feeling, and diversity of strength attends us if but we have once been strong. Here must thou be, O man, strength to thyself, no helper hast thou here. Mighty is the charm of this abstraction to a mind beset. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो कि द प्रील्यूड से लिया गया है। इसे वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप लोग 2-4 बार देख लेंगे तो आपको सेंटेंस की रिकग्नाइज होगा वो सेंटेंस को आप रिकग्नाइज कर लेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड बस इतना ही नहीं है, अभी बहुत कुछ है, तो इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।